हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ATZ कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मूला रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन की गेट 2026 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो में हम बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फार्मूला रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन गेट 2026 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सर आएंगे, हर्ष मिश्रा सर, जो आपको ये सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर पहला है कास्टिंग। तो कास्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक मोल्ड कैविटी है। मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल जाएगा, वो इसे फिलअप करेगा। अब इसे फिलअप करेगा तो इसका एक वॉल्यूम है जिस कैविटी को फिल करेगा, और जिस मोल्टन मेटल से फिल कर रहे हैं उसका कोई डिस्चार्ज रेट रहेगा, तो होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, और ये वॉल्यूम है मीटर पर सेकंड यानी मीटर क्यूब। तो टाइम पीरियड निकालेंगे कितने टाइम में ये पूरा फिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज रेट कर देंगे तो उससे निकल आएगा कि कितना टाइम लगेगा इसे फिल करने में। तो ये मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये कट जाएगा तो सेकंड्स में आंसर निकल जाएगा या टाइम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें दो सिस्टम रहते हैं, एक होता है टॉप गेट, एक बॉटम। एक टॉप से जब इसे फिल करेंगे तो उसे टॉप गेट बोल देंगे, और बॉटम से जब फिल करेंगे तो उसे बॉटम गेट बोल देंगे। तो दोनों केस में कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। तो टॉप गेट के अंदर क्या होगा, टॉप गेट के अंदर हमारा टाइम पीरियड जो निकलेगा यानी टाइम जो निकलेगा कि कितना टाइम टेकन ये कर रहा है मोल्टन मेटल टू फिल द मोल्ड कैविटी, तो इसका वॉल्यूम हो गया और डिस्चार्ज रेट हो गया। तो जो क्रॉस सेक्शन है गेट का जिसके थ्रू मोल्टन मेटल आ रहा है तो उसे ले सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी को √2 GS लिख सकते हैं। क्यों? जो इसकी हाइट है वह h हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी को मान सकते हैं 0 और फाइनल को v। तो इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो हाइट की जगह आ जाएगा h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g, इनिशियल है 0, फाइनल है v। तो इधर पे इस तरीके से वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से टॉप गेट के लिए हम निकाल सकते हैं। दूसरा है बॉटम गेट के लिए। बॉटम गेट के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे या कैसे निकालेंगे? बॉटम गेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कहते हैं, बॉटम गेट के लिए टाइम टेकन कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये मोल्ड कैविटी का क्रॉस सेक्शन, ये गेट का, और ये हाइट उसकी, और ये हाइट जिससे पोर कर रहे हैं, और ये दो हाइट होंगी। एक होगी क्या नाम है, मोल्ड कैविटी की हाइट होगी, और एक हाइट होगी जहाँ से मोल्टन मेटल पोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से बॉटम गेट और टॉप गेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड की कितना लग रहा है उसे फिल करने में। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन टाइम।
तो सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का स्क्वायर। अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं इसके अंदर। और इधर पे जो के है वो है सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। तो अगर क्यूब के लिए करेंगे तो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा, A/6। क्यों, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब वही हो जाएगा 6A² टोटल सरफेस एरिया। तो इधर से ये कट जाएगा वो A/6 से इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली और शेप्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर स्फेयर है तो सिमिलरली V/S से करेंगे वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, तो इसके लिए आ जाएगा R/3। थर्ड अगर हम करेंगे सिलेंडर के लिए तो ये हो जाएगा D/6 और एक होगा इस केस के अंदर जब हाइट जो होगी वो डेप्थ के इक्वल हो जाएगी और इस केस में हाइट जब रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों सिलेंडर के केस है, बस इसके अंदर कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। उस केस में वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया इसमें D/6 होगा, इसमें D/8 होगा। एक और चीज़ है परमेबिलिटी नंबर, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होता है VHPAT। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बताता है एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू अलो टू एस्केप गैसेस। तो इसे हम परमेबिलिटी बोलते हैं। यानी ये जो मोल्ड कैविटी है ये किसी कॉपर ट्रैक के अंदर होगी। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब इसको क्या नाम है पोर किया तो इसके बाद ये जब सॉलिडिफाई होगा इसके अंदर जो गैसेस है वो स्केप करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो सैंड है ये सैंड के थ्रू जाएगी, यानी गैसेस निकलना। जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो गैस बाहर की तरफ निकल के इसके थ्रू निकलेंगी, तो ये इसमें ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करी जाती है कि परमेबिलिटी नंबर। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या गैसेस ट्रैप होगी या नहीं होगी, अब वो सब चीज़ को अगर जज करना है या देखना है तो उससे पता चलेगा। तो इधर पे हम क्या करते हैं, इधर पे जो वॉल्यूम लेते हैं वो रहता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। जो हाइट रहती है वो रहती है 5.08 सेंटीमीटर। और जो इधर प्रेशर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर पे जो एरिया होता है एरिया होगा π/4 T²। वो जो इधर डी है डायमीटर वो होगा सेंटीमीटर के अंदर। तो इस तरीके से एक सेटअप लेते हैं, सेटअप के अंदर ये सारी कंडीशन देखते हैं और इधर पे फिर ये टाइम जो होगा ये मिनट के अंदर। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो परमेबिलिटी असल में क्या है, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू अलो टू स्केप, यानी गैसेस को स्केप करने की जो एबिलिटी है मोल्डिंग सैंड की वो ये बताता है परमेबिलिटी नंबर। तो इससे हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। और फिर सैंड की प्रॉपर्टीज़ है कुछ कि कैसे मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं। एक तो जो मोल्टन मेटल डाला जा रहा है वो हाई टेम्परेचर पर डाला जाएगा, क्योंकि पहले से जो मोल्टन मेटल है तो मेटल को पहले क्या नाम है मेल्ट किया जाएगा, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। तो जब ये कॉपर ट्रैक से जो हमने क्या नाम है मोल्ड कैविटी इधर पे इसके अंदर बनाई होगी तो उसके अंदर आएगा, तो ये मेटल स्टेटिक या में जो मोल्टन मेटल फोर्स ये क्रिएट करेगा सैंड पे, तो उसको सस्टेन करने के लिए इसके अंदर हार्डनेस भी होनी चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, जब ये पूरा सिस्टम बनाया जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रैमिंग भी करी जाएगी। तो जब मोल्टन मेटल फिल होगा तो इस ड्यूरिंग फिलिंग ये क्या नाम है जो मोल्ड कैविटी उसे डैमेज ना कर दे। तो जो ये क्या मोल्ड कैविटी है उसमें जो सैंड है उसकी हार्डनेस कितनी है वो सब देखना पड़ेगा। तो वो कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस कम से कम होनी चाहिए 60 to 80, ये होना चाहिए। दूसरा ये जो हाई टेम्परेचर पे स्टैंड कर सके या सस्टेन कर पाए तो उसके लिए भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, रिफ्रैक्टिवनेस, एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। सिलिका सैंड के लिए ये होगा 1710 डिग्री सेल्सियस और सिरामिक के लिए 4000 डिग्री सेल्सियस। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एडेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी। और एक और चीज़ है एस्पिरेशन फैक्ट। जब इसके अंदर
हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे मोल्ड कैविटी के अंदर, तो इधर पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके अंदर गैसेस एस्केप यानी ट्रिप हो सकती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक होता है एस्पिरेशन इफेक्ट। तो अगर इससे अवॉइड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट हमारा A1V1 = A2V2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ पे ड्यूरिंग ये चीज़ अप्लाई होगी कि प्रेशर डिफरेंस इतना ना हो कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस फिर मिक्स हो जाएं या फिर मोल्ड कैविटी के अंदर वो डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएं, मतलब गैस ट्रिप हो जाए तो गैस डिफेक्ट हो या फिर कोई बबल आ जाए या और भी तरीके के डिफेक्ट जो कास्टिंग के हो सकते हैं वो इधर पे इस रीज़न की वजह से हो सकते हैं। तो एस्पिरेशन को अगर अवॉइड करना है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो कास्टिंग के अंदर इतनी चीज़ें हैं वो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा इसके आगे है सेकंड टॉपिक वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कैसे करना पड़ेगा, अब वेल्डिंग जैसे कास्टिंग के अंदर हम क्या है मेटल को मोल्ड करके मोल्ड कैविटी के अंदर फिल कर रहे थे, इस केस के अंदर हम चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो चीज़ों को ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और इसके अंदर दो टाइप होते हैं, पहला होता है कांस्टेंट करंट टाइप और सेकंड होता है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। तो इस तरीके से इसके ग्राफ बन सकते हैं। ये यूज़ होता है मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक में कांस्टेंट करंट टाइप। ये यूज़ होता है ऑटोमेटिक कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, ऑटोमेटिक के लिए। अगर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करनी है तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के अंदर क्या होगा, हम अगर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे वेल्ड करने के लिए, तो कैसे होगा, तो जो इधर पे हीट सप्लाई है तो HS नोटेशन दे रहे हैं हीट सप्लाई के लिए, उसको हम लिख सकते हैं इफिशियंसी HT इंटू VI। तो वोल्टेज जो करंट कितना इसको मिल रहा है उसका मतलब ये पावर है। अब पावर है तो हीट ट्रांसफ़र जो इफिशियंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ ड्यूरिंग वेल्डिंग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वो निकल जाएगा। अब उसके बाद ये जो हीट इधर पे दी गई ये किसके लिए दी गई, मेल्टिंग के लिए दी गई है। तो मेल्टिंग कितना हुआ, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कितना होगा, यानी मेल्टिंग के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड चाहिए, वो हो जाएगा नोटेशन HM दे देंगे। अब दो टाइप की हीट है, एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट फेस चेंज के लिए देखते हैं, सेंसिबल टेम्परेचर चेंज जो हम करते हैं। तो दोनों पॉसिबल है, पहले केस में क्या है उसका टेम्परेचर चेंज होगा फिर फेस चेंज पॉसिबल है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो एक होगा मेल्टिंग टेम्परेचर जहाँ पे मेल्ट कर रहा है, एक होगा सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा टोटल क्या नाम है हीट कितनी इधर पे दी गई होगी या इतनी रिक्वायर्ड होगी मेल्टिंग के लिए। तो ये इधर पे डेल्टा T इतना हो जाएगा कि इतना टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पे जब पहुँचेगा, जब वो मेल्ट होगा उधर तक ले जाना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हीट दिया और फिर कितने पे फिर वो आगे फेस चेंज किया, जो भी हम मोल्टन बनाना पड़ेगा। तो डेल्टा T इधर होगा मेल्टिंग पॉइंट माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। अब इधर पे अगर मेल्टिंग इफिशियंसी निकालनी है तो जितना हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए वो कितना सप्लाइड हुआ, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगी कि कितना हमने हीट दिया था
वो कितना रिक्वायर्ड था, कितने पे ये काम हो पा रहा है, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी कि हीट हमने इतना दिया था और मेल्टिंग के लिए इतना रिक्वायर्ड था, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी थी उसकी, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और तरीक़ों से भी देख सकते हैं, जैसे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं और इसको डायरेक्टली हम पावर लिख सकते हैं कि वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। उसके बाद इसको और तरीक़ों से भी देख सकते हैं, जैसे ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इधर पे ये है जूल, यानी मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए इतना जूल एनर्जी चाहिए। यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यह है वेल्डिंग स्पीड। तो इधर पे जो है कितना यानी एनर्जी चाहिए, एक यानी यूनिट mm³ को मेल्ट करने के लिए इतना जूल चाहिए, वो यानी ये वाली यूनिट हो गई, ये वाला नोटेशन यूज़ किया। तो इधर पे क्रॉस सेक्शन कितना है वो एरिया आ जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रोड इसकी वेल्डिंग स्पीड कुछ होगी तो वो देख लेंगे भी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे क्या है डिस्चार्ज रेट मिल जाएगा, और इधर पे पता है हमें कि कितना 2 जूल चाहिए एक क्या नाम है छोटे से वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए 1 mm³। तो इससे हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो ये एक तरीके से वॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी वहाँ पे हमें चाहिए थी, वो कितना हमें लगाना पड़ेगा या कितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से भी यानी ये चीज़ें यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग निकाल सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से समझ में आता है कि इधर पे रेजिस्टेंस यानी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 प्लेट है, ये नगेट है जिसको मेल्ट करके इधर पे जोड़ा जा रहा है। तो जो नगेट है ये प्लेट की थिकनेस T होगी, इधर पे हम एनर्जी दे रहे हैं HS, ये है इलेक्ट्रोड। तो इधर पे एनर्जी कितनी दे रहे हैं ये कैलकुलेट होगा I²RT से। तो इधर रेजिस्टेंस यूज़ है, करंट आ रहा है, तो करंट ये हीट सप्लाइड कितनी हुई I²RT, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है V/I, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, क्या और कुछ लिख सकते हैं, तो पावर हो गया V/I और I²RT करके इसको लिखा है। तो अगर वर्क डन निकालना है तो वो क्या होता है, असल में क्या होता है पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है। तो अगर हमें पावर को मल्टीप्लाई कर दे टाइम से तो वर्क मिल जाएगा। सिमिलरली इधर पे जो पावर है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो इधर पे हमें क्या है वर्क मिल गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक तरीके से ये हीट ही है, क्योंकि इधर पे I²R पावर का काम कर रहा है और ये फिट ही है। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका आगे का पार्ट देखते हैं। अब इधर पे जो वॉल्यूम है इस नगेट का, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इधर पे इसका जो वॉल्यूम है तो इसका कुछ रेडियस होगा R, तो पाई R² जो इसका सर्कुलर एरिया को लिख सकते हैं जो इस तरीके से होगा, या RN उसका रेडियस हो सकता है, यानी रेडियस एक तरीके से। उसके बाद उसकी जो भी हाइट होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा इसका वॉल्यूम। अब हमें एक चीज़ पता है, इधर पे इस तरीके से नोटेशन दिए जाते हैं, तो इसके अंदर जूल पर mm³, ये वैल्यू पहले से पता होगी कि 1 mm के लिए कितना जूल रिक्वायर्ड है मेल्ट करने के लिए। तो इधर से वॉल्यूम अगर निकाल लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है मेल्टिंग के लिए ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर से फिर हम मेल्टिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं।
कि हमने इतना हीट दिया था इनपुट में, आउटपुट में इतना, ये इतने पे मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगी कि कितनी होगी। तो ये भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हाइट है, हाइट इसका कैसे निकाल लेंगे, जो थिकनेस है, तो थिकनेस जो है इधर पे 2x है, या हाइट कितनी हो जाएगी 2t, या फिर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, या उस अकॉर्डेंस में जिस तरीके से क्वेश्चन का टाइप दे रखा है उससे भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारा ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है। अब जैसे ये था, इधर पे ये चीज़ बताना बाकी था कि आई स्क्वायर आर टी कैसे आया। होम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इधर पे क्या कर सकते हैं, वी की जगह आई आर लिख सकते हैं, आई ऑलरेडी है, तो पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर तो हमारा निकल गया, पावर को इधर पे अगर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये एक तरीके से वर्क है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से आया। तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ और है, जितनी भी हीट हमने इतनी सप्लाइड करी उसमें से वो मेल्टिंग के लिए यूज़ हो गई, कुछ सराउंडिंग में लॉस हुई होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हीट सप्लाइड था उसमें से मेल्टिंग के लिए कुछ चला गया हो, रिमेनिंग कहाँ गया होगा, वो यूटिलाइज हुआ होगा क्या नाम है सराउंडिंग में, या वहाँ सराउंडिंग में लॉस हुआ होगा। तो जितना भी हीट सप्लाइड किया उसमें से मेल्टिंग में कितना हीट यूज़ हुआ, रिमेनिंग इन दोनों को माइनस कर देंगे, सप्लाइड माइनस मेल्टिंग में कितना हीट यूज़ हुआ, तो रिमेनिंग क्या है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो ये क्या वैल्यू हो गई, हीट लॉस इन सराउंडिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट लॉस कितना हुआ वह इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हीट लॉस कैसे निकलेगा, इसको ऐसे माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय इनिशियल कितना था मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज ऑफ हीट लॉस हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें और भी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, जैसे वेल्डिंग में पावर सोर्स, तो वोल्टेज में इधर ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, इस तरीके से इक्वेशन होती है जिसे हम लिख सकते हैं या इसे समझ सकते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो V और I है ये है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट इस तरीके से होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज और क्लोज शॉर्ट सर्किट करंट इस तरीके से, ये इस नोटेशन में दे दिया है, तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। और जो करंट है वो फंक्शन ऑफ लेंथ है, ठीक है। तो आर्क वोल्टेज भी लेंथ की फॉर्म में देख सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से A प्लस BL, तो वोल्टेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। पावर निकालना है तो पावर कैसे निकलेगा, तो आर्क पावर निकालना है तो VA इंटू आई। अब ये कैसे लिख दिया, देखो स्टेबिलिटी ऑफ आर्क के लिए या स्टेबिलिटी ऑफ आर्क, दोनों केसेस में किस तरीके से करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ आर्क करंट और वोल्टेज की फॉर्म में, तो आर्क वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा ट्रांसफार्मर करंट आर्क करंट के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है, इसलिए इधर पे VI की जगह VA इंटू आई लिख दिया है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पावर सोर्स लीनियर कैरेक्टर शो कर रहा है, तो लीनियर के केस में पावर जो मैक्सिमम होगी वो होगी V इंटू आई, और V और आई इधर पे क्या होगा, V हो जाएगा हमारा V नॉट बाई टू, आई हो जाएगा आई नॉट बाई टू। ये V नॉट आई नॉट जो लिखा है ये असल में ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये है शॉर्ट सर्किट करंट, तो उसको डिवाइड कर देंगे, यानी OCV है और शॉर्ट सर्किट करंट है, उसे डिवाइड बाई टू कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैक्सिमम
पावर निकल जाएगा लीनियर के केस में। एक होता है ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है? जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ड्यूटी साइकिल या ऑपरेशन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसे, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग कर रहे हैं, और दूसरा उसमें कुछ सेटअप का टाइम भी लगता है। तो एक होता है, तो ड्यूटी साइकिल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेल्ड टाइम, वेल्डिंग में टाइम कितना लग रहा है, डिवाइड बाय वेल्ड टाइम प्लस आइडली टाइम। तो वेल्ड टाइम और वेल्ड टाइम प्लस आइडली टाइम, ये सेटअप का टाइम है, यानी इस टाइम वेल्डिंग नहीं हो रही है, सेटअप करने में टाइम जो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला है ड्यूटी साइकिल का। और ड्यूटी साइकिल का मल्टीप्लाई बाय करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ड्यूटी साइकिल पता है और करंट पता है, कांस्टेंट है, तो हम और पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर लेंथ ऑफ वर्क पीस चाहिए तो लेंथ ऑफ वर्क पीस कैसे निकालेंगे? अब देखो, इलेक्ट्रोड है, अब वेल्डिंग स्पीड कुछ होगी, ठीक है, तो वेल्डिंग स्पीड हो गया, और क्या चीज़ है? वेल्डिंग टाइम। तो वेल्डिंग स्पीड कितनी हो, कितना टाइम वेल्ड करने में लग रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वेल्डिंग स्पीड हो गई, वही हो गया वेल्डिंग टाइम। तो वेल्डिंग स्पीड मान लेते हैं मीटर पर मिनट, इतना यानी पर मिनट इतना मीटर वो चल रहा है, वेल्डिंग स्पीड है इसकी। और वेल्डिंग टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है वेल्डिंग में, वो हमें पता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ वर्क पीस की जिसको ये वेल्ड कर रहा था वो पता चल जाएगा लेंथ उसकी कितनी थी। तो इस तरीके से मीटर में आ जाएगा, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम MIG में वेल्डिंग करते हैं तो उस केस में कैसा होगा? तो इसको समझने के लिए तो MIG वेल्डिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इधर पे एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से करेंगे। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। तो इधर पे दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रोड रहेगा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, वो इधर पे एक होगा फीड, या इसकी फीड वेलोसिटी कुछ होगी, वो देखनी पड़ेगी। दूसरा इसको पहले पूरा ड्रॉ करते हैं। तो इधर पे कॉन्सेप्ट क्या काम होगा MIG वेल्डिंग के अंदर? कॉन्सेप्ट इधर पे ये होगा, मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू होगा फिलिंग रेट ऑफ वेल्ड बीट। अब इसे समझते हैं। देखो इधर पे
मेल्टिंग होगी इलेक्ट्रोड की और वही फिल कर रही होगी कैविटी को या वेल्ड बीट को, जो गैप है उसको। तो कैसे होगा? एक होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फीड रेट जो कि पता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ये कैसे निकलेगा? इसका कुछ डायमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिस रेट से ये फीड हो रहा होगा। तो ये कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो π/4 d² इंटू फीड कितना हो रहा है, तो यही मेल्ट होकर इधर गिर रहा होगा इसमें, ठीक है। और इसी की वजह से फिल हो रहा होगा। पर ये फिल कितना हो रहा होगा, इसका भी कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इसकी कुछ वेल्डिंग स्पीड भी होगी। तो ये मेल्ट होने का, ये जो गिर रहा है फीड हो रहा है वो अलग है, या आगे कितना बढ़ रहा है वो अलग है। तो कितना क्रॉस सेक्शन पे ये हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा जितने पे ये पूरा फिल हो रहा होगा। और ये है वेलोसिटी, वेल्डिंग वेलोसिटी, तो हो जाएगा कि कितना एरिया पे भर रहा है और ये कितना आगे तक वेल्डिंग वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये भी एक डिस्चार्ज रेट एक तरीके का देगा, ये भी डिस्चार्ज, यानी ये मेल्ट हो रहा है, ये फिल हो रहा है, पर इसका क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका फीड या मेल्टिंग का रेट अलग है, इसका वेल्डिंग यानी आगे मूव करने का रेट अलग है। तो ये दोनों इक्वल वैलेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो फिलिंग रेट ऑफ वेल्ड बीट होगा। तो ये हो जाएगा वेल्ड बीट का क्रॉस सेक्शन और वेल्डिंग वेलोसिटी, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन और फिलिंग रेट यानी मेल्टिंग उसका जो हो रहा है, फीड किस तरीके से हो रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो इसमें अप्लाई करके इसके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं और ये हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद वेल्डिंग और कास्टिंग के बाद, वेल्डिंग में भी जो चीज़ें पड़ी और कास्टिंग में, कास्टिंग के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। कास्टिंग के अंदर कोपर ट्रैक का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वहाँ पे कितना वेट उसके ऊपर रखना पड़ेगा जिससे वो स्टेबल रहे या फिर वो काम कर सके, यानी वहाँ पे एडिशनल वेट कितना पुट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मोल्टन मेटल फिल करेंगे मोल्ड कैविटी के अंदर, तो वहाँ पे कितना, ये है कोप और ये है ड्रैग, तो इस पर वेट कितना रखना पड़ेगा इसे स्टेबल रखने के लिए एडिशनल। क्योंकि जो मोल्टन मेटल है वो भी इस पे एक मेटल स्टेट यानी मोल्टन मेटल की वजह से एक फोर्स लगेगा, पेंसी फोर्स, जो लिफ्ट करने की कोशिश करेगा कोप को। तो उसे उसकी पोजीशन पे रखने के लिए एडिशनल वेट इधर कितना रखना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन में आता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सोचो। तो इसे समझने के लिए, जैसे इधर पे ये मोल्ड कैविटी है, तो मोल्ड कैविटी हो गया, ये कॉपर एंड ट्रैक हो गया। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोप बॉक्स है उसके अंदर क्या कहते हैं, सैंड है। तो ये दोनों तरफ सैंड भरी है, इधर बीच में मोल्टन मेटल है। तो हमें अगर ये पता लगाना है कि कितना एडिशनल वेट हमें इस पे रखना पड़ेगा जिसकी वजह से मिनिमम वेट यानी रिक्वायर्ड होगा जिससे कॉप बॉक्स ऊपर ना उठे, क्योंकि मोल्टन मेटल तो उसको उठाने की कोशिश करेगा ना। तो उससे अवॉइड करने के लिए कैसे कैलकुलेशन करें या क्या कितना मिनिमम वेट रखना है, तो वो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, इधर पे जो हमारा ये जो है मोल्ड कैविटी, इसे मान लेते क्यूब है, क्यूब है अंदर, तो इसे दोबारा बना लेते हैं। तो बीच में एक क्यूब मान लेते रखा है इस तरीके से। तो ये कॉपर ड्रैग के अंदर है, या ये वाला जो हिस्सा है ये बस किसके अंदर है, ये ड्रैग के अंदर है। और कोप वाले हिस्से को ये यानी इसके ऊपर रखा है, तो मान लो इधर तक है, ये कोप वाले हिस्से को बस ऊपर टच कर रहा है, ये नहीं पूरा हिस्सा ड्रैग के अंदर ही है। तो कोप पे कितना वेट रखे कि ये जो इसका मोल्टन मेटल है जो फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से कोप ऊपर लिफ्ट ना हो।
तो इधर देखो, जो मोल्टन मेटल है उसकी भी कोई डेंसिटी होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसकी कुछ हाइट होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो इधर पे हमें पता है जो प्रेशर मोल्टन मेटल की वजह से आएगा वो आएगा रो जी एच। क्यों? मोल्टन मेटल की कुछ डेंसिटी होगी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, वो हाइट कितनी है वो आएगा। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है ये ड्रैग के अंदर है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? क्यूब का मान लेते हैं, जो क्यूब बॉक्स है उसका साइड है ए, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी ए हो जाएगा ये। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। उसके बाद वॉल्यूम जो है क्यूब का वो होगा ए क्यूब, ये सबको पता है। अब ये जो है फोर्स, ये प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है? ये एक कौन सा प्रेशर पहले देख लो। मेटलोस्टैटिक प्रेशर, यानी जो ये मोल्टन मेटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कोप पे, क्योंकि ये ड्रैग के अंदर रखा है। कोप को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम चाहते हैं कोप का पार्ट उसके ऊपर सही रखा रहे। तो मिनिमम वेट उस पर कितना, हम मिनिमम वेट कितना रखना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे वो लिफ्ट ना हो। तो यही कैलकुलेशन करनी है। तो हमें ये तो समझ में आ गया इतना। तो ये कितना, ये तो प्रेशर हुआ कि कितना एक्सर्ट कर रहा होगा कोप पे। तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया कितना होगा? जितना भी इसका ऊपर वाला फेस यानी क्यूब का कांटेक्ट में होगा कोप के, उतना ही ये वहाँ पे क्या नाम है फोर्स लगा रहा होगा। तो ये हो जाएगा रॉ जी ए प्रेशर हुआ, और ए स्क्वायर ऊपर वाला एरिया। कोई भी एरिया देखेंगे क्रॉस सेक्शन का जो कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो ऊपर वाला क्यूब है, सभी सेम है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? इतना। तो इतना अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा किस पे? कोप पे। या इतना अपवर्ड फोर्स मोल्टन मेटल की वजह से होगा। दूसरा, ये जो कोप बॉक्स है इसका भी कुछ वेट होगा। कोप बॉक्स और उसके अंदर सैंड भरी है, तो कोप बॉक्स प्लस सैंड का टोटल वेट WC मान सकते हैं, ठीक है। और टोटल फोर्स अपवर्ड, तो टोटल एक फोर्स जो मोल्टन मेटल की वजह से लग रहा है वो मान लेते हैं F है। और वेट कितना एक्ट कर रहा है? कोप बॉक्स और उसके अंदर सैंड भरा हुआ है चारों तरफ, ये जो है इसका वेट है W। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो नेट अपवर्ड फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। तो नेट कितना एक्स्ट्रा फोर्स हमें रिक्वायर्ड है कि ये स्टेबल रहे या इक्विलिब्रियम में रहे, तो वही हमारा मिनिमम वेट होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा इसके ऊपर रखने के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो नेट हमें कितना या मिनिमम वेट अपवर्ड लिफ्ट यानी रखना पड़ेगा कॉप बॉक्स के ऊपर, जिससे वो स्टेबल रहे या लिफ्ट ना हो पाए। तो देखो, लिफ्ट करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, ऊपर लग रहा था, और ये जो वेट है वो नीचे। अब ये दोनों बराबर होते तो ये बैलेंस होता, पर अगर ये बराबर नहीं है तो उस केस में ये सब लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जितना भी ऊपर फोर्स है अपवर्ड फोर्स माइनस वेट कर देंगे, तो कितना एडिशनल फोर्स है जो इसे लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, उतना ही वेट इसके ऊपर पुट कर देंगे। यानी मान लो W, ये इतना माइनस करेंगे, तो अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ कुछ है तो उतना ही वेट इक्वल में ऊपर से डाल देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये W माइनस यानी जो अपवर्ड फोर्स है उसमें से जितना भी कॉपॉक्स प्लस सैंड जो उसमें भरी है उसका वेट माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स ऊपर कितना है वो आ जाएगा, उतना ही वेट हम ऊपर रख देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा और लिफ्टिंग ऑफ कॉपबॉक्स अवॉइड हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने देखा कास्टिंग और वेल्डिंग के बारे में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक और क्या क्या कवर कर सकते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हो गया। अब बात करते हैं ड्रिलिंग की। अब ड्रिलिंग समझते हैं। ड्रिलिंग के अंदर होता क्या है कि हम एक फ्लूट लेते हैं,
मतलब ये ड्रिल है, फ्लूट टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसका डायमीटर मान लेते हैं d। इसका फीड है f, और एक रोटेशन हो रहा है इसका, ये सब जानते हैं n। तो जो इसकी फीड रेट है, फीड रेट कैसे निकलेगा, ये फीड वेलोसिटी वो हो जाएगा f इंटू n, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d²। इसको डी नोटेशन ले लो। दूसरा, ये जो इसका एज है, ये अप्रोच हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लीप एंगल, और यही है अप्रोच। तो यही हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं, कैसे, ये होता है a = d/tan अल्फा। तो ये इधर से निकल जाएगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिलिंग टाइम। तो ड्रिलिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है इधर पे। तो ड्रिलिंग टाइम हो जाएगा L इंटू FN, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको समझते हैं। देखो, जो ड्रिल हो रहा है वो किसी लेंथ पे हो रहा होगा, कितनी लेंथ तक करना है, ठीक है। और ये तुम्हारा किस रफ्तार से जा रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फीड वेलोसिटी। तो फीड वेलोसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी ये फॉर्मूले के थ्रू। तो फीड रेट क्या होगा, तो फीड रेट हो गया F इंटू n। तो ये वेलोसिटी है और ये लेंथ है, तो ये नीचे वेलोसिटी है, लेंथ है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं मीटर, और वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये कट जाएगा तो टाइम आ जाएगा कितना निकलेगा, यानी कि डिस्टेंस है, हमें पता है स्पीड कितनी है, तो टाइम निकल जाएगा ना कि इतनी स्पीड है, तो ये लेंथ कितनी देर में कवर हो जाएगी। सिमिलरली कितना ड्रिल करना है वो लेंथ पता है, हमें फीड रेट पता है कि किस स्पीड से वो अंदर घुस रहा है, यानी ड्रिलिंग के केस में कितनी स्पीड से वो ड्रिल अंदर आ रहा है, तो हम पता लगा सकते कितनी देर में वो इतनी लेंथ कवर कर लेगा, तो उतना ही ड्रिलिंग टाइम होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो टोटल लेंथ इधर पे जो ड्रिल की है, जो टूल को ट्रैवल करनी पड़ेगी, टूल क्या अपना ये है, ड्रिल जो है, तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ हो जाएगी, जो लेंथ है नॉर्मल, इसको L मान लेते हैं। अप्रोच यानी ये जो निप होगी, इसका भी जो डिस्टेंस है वो इसमें अज्यूम किया जाएगा, तो ये हो जाएगा d/tan अल्फा। डी क्या है इधर पे, ये जो तुम्हारा ड्रिल का डायमीटर 2tan अल्फा, अल्फा इधर लीप एंगल है जो ये ड्रिल का आगे होगा, तो tan2 अल्फा, इससे तुम्हारा a निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा होगा ब्रेक थ्रो डिस्टेंस a। तो ये कैलकुलेट करने के बाद फिर 2 mm उसके अंदर ले लेंगे, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको देख के टोटल लेंथ जितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इस चीज़ को इधर पे डाल देंगे, और ये जो फीड रेट दे रखा होगा या RPM जो जिस रफ्तार से, यानी RPM पे घूम रहा होगा ड्रिल, वो वहाँ वैल्यू रख देंगे, और टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक होता है MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल कितना निकल रहा होगा, तो देखो इसका जो एरिया है और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मटेरियल रिमूवल रेट। एरिया तो हमें पता है π/4 d² से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला, और वेलोसिटी, वेलोसिटी है v, तो कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इधर पे, वही फीड किस रेट से हो रहा था, F इंटू n। तो MRR इस तरीके से निकल जाएगा। तो ड्रिलिंग के केस में इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आई होगी ये वाली बात, और ये ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज़ और देखने की है, इधर होती है कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड क्या होता है, v।
अब v कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई डी एन बाई 60। तो इधर पे d डायमीटर आ गया, n कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, डिवाइड बाय 60। तो ये कटिंग स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार कटिंग स्पीड दी होगी तो उससे आरपीएम निकल जाएगा, डायमीटर दिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। इनको अगर अच्छे से यूज़ करना सीख गए तो न्यूमेरिकल्स फिर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टर्निंग की, कि टर्निंग कैसे होती है। तो टर्निंग के केस के अंदर तो इनिशियल डायमीटर है वो है d1। अब इस पे क्या नाम है, टर्निंग करी जा रही है तो फाइनल हो जाए d2। ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। और फाइनल जो डायमीटर है d2 वो कैलकुलेट हो जाएगा, d1 तो हमें पता है तो 2d माइनस कर देंगे तो फाइनल निकल जाएगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट इधर और ये नीचे की साइड भी होगा तो इसलिए 2d से माइनस कर दिया तो फाइनल निकल जाएगा। उसके बाद टर्निंग में अगर लेंथ ऑफ अनकट चिप निकालनी है तो कैसे निकलेगी, वो होती है L पाई डी एम, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर पे मीन डायमीटर की बात करी जा रही है तो मीन डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो मीन आ जाएगा, पाई है और पाई इंटू डी एम कर दोगे तो लेंथ मिल जाएगी, एक लेंथ ही है ना, पाई डी एम अगर उसे कर दोगे तो ये एवरेज की बात कर रहा है या मीन की बात कर रहा है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ये जो है ये होगा फीड मोशन, तो इधर पे जो फीड वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी एफ इंटू एन। तो एन से ये घूम रहा है तो इधर एन आ गया और फीड कितनी है उसी हिसाब से ये फीड वेलोसिटी निकल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये मशीन करते जाएगा तो ये d1 से ये पूरा आगे इसको टर्निंग किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं MRR, मटेरियल रिमूवल रेट कैसे निकालोगे। तो मटेरियल रिमूवल रेट के लिए इधर एरिया इंटू वेलोसिटी फिर करना पड़ेगा, पर इधर एरिया कैसे आएगा, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एरिया होगा ये वाला, यही निकाला ना। तो स्टार्टिंग में था d1, फाइनल हुआ d2, तो रिमूव कितना हुआ एरिया, तो इतना था, उसमें से रिमेनिंग कितना बचा,
तो बीच में जितना भी था वो रिमूव हो गया, तो π/4 d1² माइनस d2²। तो पहले इतना था, फिर इतना रह गया, तो पहले इतना था वो तो है ही, उसमें से रिमेनिंग बस इतना रहा, तो बीच में जितना है वो माइनस कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में एरिया कितना था, π/4 d1²। ठीक है, लास्ट में कितना रह गया, इतना रह गया ये एरिया। तो इस वाले एरिया में से अगर ये माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया कितना इधर इस बीच में गया तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, यानी ये स्टार्टिंग में था, ये फाइनल है। तो स्टार्टिंग में से फाइनल माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना एरिया पे चला गया। उसके बाद बस वेलोसिटी इधर पे डाल दो। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, फीड मोशन वाली वेलोसिटी या फीड वेलोसिटी, तो FN। ये वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो MRR टर्निंग के केस में मटेरियल रिमूवल रेट इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, और भी इसके फॉर्मूले हैं मटेरियल रिमूवल रेट के। ये अपना हो जाएगा टूल, ये हो जाएगा चिप, ये हो जाएगा शेयर एंगल, ये है वर्क पीस, तो ये वर्क पीस है अपना, ये टूल उस पर काम कर रहा है, तो चिप इधर पे निकलेगा। तो ये जो T2 है ये चिप की थिकनेस हो गई। ठीक है, और ये जो नॉर्मल के साथ टूल एंगल बना रहा है ये रेक एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी लेंथ ऑफ चिप। ठीक है, ये हो जाएगा वेथ। ठीक है, और ये इनिशियल थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो इनिशियल थिकनेस और चौड़ाई वेथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। और ये तुम्हारा वेलोसिटी होगा इधर पे। तो इससे कैसे निकालेंगे मटेरियल रिमूवल रेट, MRR। तो मटेरियल रिमूवल रेट को हम लिख सकते हैं A इंटू V। तो वर्क पीस की स्पीड कितनी है इंटू एरिया ये हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं मटेरियल रिमूवल रेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ये जो चीज़ लिखी है इसके लिए और एंगल्स इन्वॉल्व होंगे या और चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टर्निंग के अंदर, टर्निंग में क्या होता है, जो इनिशियल थिकनेस होता है F साइन लैम्डा। और इधर जो लैम्डा है वो क्या होता है हमारा, ये होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। ये होता क्या है 90 माइनस CS। अब ये क्या है, ये होता है साइड कटिंग एज एंगल। तो साइड कटिंग एज एंगल अगर पता है तो 90 में से माइनस करेंगे तो आएगा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, वो इधर पे रख देंगे तो ये आ जाएगा T1। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन रहती है कि कौन सी टर्निंग है क्या है, तो उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। तो एक केस में T1 इज इक्वल टू F भी हो सकता है, तो इधर पे जो T1 है ये वो F के इक्वल हो जाएगी। ऐसे करके कंडीशन यूटिलाइज करके ये हो सकता है। और ये
हम इधर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस तरीके से फिर हम इसे निकाल सकते हैं कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी इसकी टर्निंग की ऑर्थोगोनल कटिंग है और टर्निंग है क्या है वो कंडीशन का अगर वहाँ पे सेंस देख लें या उसे यूटिलाइज करें तो ये फॉर्मूले फिर यूज़ कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस करने पे समझ में आएगा और इसे हम चेक कर सकते हैं। अब इधर पे जो ये है एंगल, इसे कैसे निकालेंगे? 10 तो इधर पे ये रेक एंगल दिया है तो रेक एंगल इधर से रख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर ये आर निकाल सकते हो। आर कैसे निकालोगे? आर निकाल सकते हो तो यानी अनकट चिप थिकनेस वेलोसिटी ऑफ चिप और वो कटिंग वेलोसिटी उससे, या फिर चिप की थिकनेस और फिर ओरिजिनल थिकनेस या एंगल की फॉर्म में ये फार्मूला यूज़ करके आर निकाल सकते हो। आर पता चल गया, फिर अल्फ़ा पता है तो इधर से कैलकुलेट करके शेयर एंगल भी निकाल सकते हो। और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो जो कि, तो जैसे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर शेयर एंगल निकालना है तो उस केस में शेयर एंगल अगर निकालना है तो आर चाहिए होगा, तो आर इस फॉर्मूले से ये थिकनेस की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में, चिप थिकनेस लेंथ या फिर एंगल दिया है तो उस फॉर्म में ये आर कैलकुलेट कर सकते हो। आर की वैल्यू इधर रखोगे, अल्फ़ा क्वेश्चन में दिया होगा तो इससे ये शेयर एंगल भी निकाल सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। फिर और भी पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो और डिफरेंट फार्मूले यूज़ करके। आई होप सबको समझ में आया होगा। इधर पे ये जो कंडीशन है ऑर्थोगोनल टर्निंग का केस है तो वहाँ पे तुम्हारा जो लेमडा है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उस केस में साइन 90 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो ऑर्थोगोनल टर्निंग में T1F हो जाएगा। तो इस तरीके से भी फिर लिख सकते हैं। और भी कंडीशंस है जैसे मटेरियल रिमूवल रेट तुम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। तो आई होप टर्निंग सबको समझ में आया होगा।